आप सभी का हमारे YouTube चैनल सम्राट आईएएस में एक बार फिर स्वागत है। इस समय हम भूगोल के अंतर्गत भौगोलिक चिंतन पर डिस्कस कर रहे हैं। आज उसी कड़ी में ब्रिटिश भौगोलिक विचारधारा पर विचार करेंगे कि किस प्रकार ब्रिटिश भूगोलवेत्ताओं ने भौगोलिक चिंतन के ज्ञान को आगे बढ़ाया है। ब्रिटिश भौगोलिक विचारधारा के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण विद्वान हैं, जिनमें हेल्फोर्ड, जॉन मैकाइंडर, हर्बर्टसन, सर डडले स्टाम, सोरले एवं हैगट तथा पीएम रॉक्सबी के साथ साथ एसडब्ल्यू बुलरिज का महत्वपूर्ण स्थान आता है। तो सबसे पहले हम हेल्फोर्ड, जॉन मैकाइंडर के संदर्भ में बात करेंगे। हेल्फोर्ड, जॉन मैकाइंडर को जो है इनकी अगर समय अवधि की बात करेंगे तो 1861 से 1947 के मध्य है। क्या देखते हैं? हेल्फोर्ड, जॉन मैकाइंडर। तो सबसे पहले हम इसके बारे में देखेंगे, मैकाइंडर के बारे में। हमने बताया इनकी समय अवधि क्या है, 1861 से 1947 ईस्वी के मध्य की है। और मैकाइंडर के संबंध में कहा जाता है कि यह ब्रिटिश संप्रदाय के संस्थापक हैं। इन्हें क्या माना जाता है कि यह ब्रिटिश संप्रदाय के संस्थापक हैं। इसके अलावा मैकाइंडर महोदय के बारे में यह भी कहा जाता है कि यह रैटजल से अत्यधिक प्रभावित थे। किससे अत्यधिक प्रभावित थे? रैटजल से। और रैटजल के संबंध में कहा जाता है कि रैटजल सबसे अधिक डार्विन से प्रभावित थे। किससे प्रभावित थे? डार्विन से प्रभावित थे। और डार्विन ने उस समय एक बड़ी महत्वपूर्ण किताब लिखी थी, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन। उस किताब में डार्विन महोदय ने बताया था कि इस पृथ्वी पर जैव विकास की प्रक्रिया किस प्रकार संपन्न हुई है। और उस डार्विन की बुक से रैटजल प्रभावित थे। और रैटजल ने एक महत्वपूर्ण किताब लिखी थी जिसका नाम था एंथ्रोपोजियोग्राफी। और इस एंथ्रोपोजियोग्राफी से कहीं न कहीं मैकाइंडर महोदय सर्वाधिक प्रभावित थे। इसीलिए कहते थे अपने कथनों में, मैकाइंडर महोदय कहते थे कि कुछ अर्थों में मानव भूगोलवेत्ता ही पूर्ण भूगोलवेत्ता है। इनका क्या कहना था कि कुछ अर्थों में मानव भूगोलवेत्ता ही पूर्ण भूगोलवेत्ता है। पूर्ण भूगोलवेत्ता है, ऐसा कुछ मानना था किसका? मैकाइंडर महोदय का। देखिए, इन्होंने ऐतिहासिक भूगोल का बहुत अधिक गहराई से अध्ययन किया था। मैकाइंडर के संबंध में माना जाता है कि इन्होंने ऐतिहासिक भूगोल का अत्यधिक गहराई से अध्ययन किया था। हमने क्या बताया कि इन्हें ब्रिटिश संप्रदाय का संस्थापक माना जाता है। और मैकाइंडर महोदय रैटजल से बहुत अधिक प्रभावित थे। और रैटजल की एक किताब थी जिसका नाम था एंथ्रोपोजियोग्राफी। उस किताब से मैकाइंडर जो है बहुत अधिक प्रभावित होते हैं। और इसी किताब को का अध्ययन करके ये क्या कहते हैं कि कुछ अर्थों में मानव भूगोलवेत्ता ही क्या है? पूर्ण भूगोलवेत्ता है। और इन्होंने ऐतिहासिक भूगोल का बहुत अधिक गहराई से अध्ययन किया था। 1904 ईस्वी में
समय अवधि क्या है? 1904 ईस्वी। और स्थान कौन सा है? रॉयल ज्योग्राफी सोसाइटी। क्या है स्थान? क्या है? रॉयल जियोग्राफी सोसाइटी। तो 1904 ईस्वी में रॉयल जियोग्राफी सोसाइटी के समक्ष यह एक निबंध पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? निबंध। उस निबंध का जो शीर्षक था वो अत्यंत महत्वपूर्ण था। वह शीर्षक था इतिहास की भौगोलिक धुरी। क्या था? इतिहास की भौगोलिक धुरी। और अपने इस निबंध में यह क्या बताते हैं? कहते हैं कि वर्तमान समय में समुद्री युग का समय समाप्त हो चुका है। क्या कहते हैं? कि वर्तमान समय में समुद्री युग समाप्त हो चुका है। वर्तमान समय में समुद्री युग समाप्त हो चुका है। क्या कहते हैं? कि वर्तमान समय में समुद्री युग समाप्त हो चुका है एवं भविष्य में थल शक्ति ही निर्णायक शक्ति होगी। भविष्य में थल शक्ति ही निर्णायक शक्ति होगी। कि वर्तमान समय में समुद्री युग समाप्त हो चुका है और भविष्य में थल शक्ति ही निर्णायक शक्ति होगी। इनका निबंध पढ़ा जाता है कब? 1904 ईस्वी में। कहाँ? रॉयल ज्योग्राफी सोसाइटी के समक्ष, और जिसका शीर्षक था इतिहास की भौगोलिक धुरी। इसमें ये क्या बताते हैं? कि यह हमारा विश्व है और इस विश्व में यह आपका यूरेशिया क्षेत्र है। क्या है? यूरेशिया क्षेत्र। इस यूरेशिया क्षेत्र में इस क्षेत्र को ये क्या कहते हैं? कि यह धुरी क्षेत्र है। ये क्या है? धुरी क्षेत्र। अपने निबंध में बताया कि यूरेशिया का यह क्षेत्र क्या है? धुरी क्षेत्र है। इसके बारे में क्या कहते हैं? कि यह धुरी क्षेत्र समुद्री शक्तियों से बाहर है। क्या कहते हैं? यह धुरी क्षेत्र समुद्री शक्तियों से बाहर है। क्यों बाहर है? उसका कारण बताते हैं। क्या बताते हैं? कि यहां की अधिकांश नदियां, यहां की अधिकांश नदियां या तो आंतरिक सागरों में ही गिर जाती हैं। क्या है? या तो आंतरिक सागरों में गिर जाती हैं और बहुत अधिक हुआ तो बर्फीले आर्कटिक महासागर में जाकर समाप्त होती हैं। बर्फीले आर्कटिक महासागर में जाकर समाप्त होती हैं। हमने क्या बताया? कि यूरेशिया में यह धुरी क्षेत्र मानते हैं और इस धुरी क्षेत्र की विशेषता बताते हुए कहते हैं कि यह समुद्री शक्तियों से बाहर है, अर्थात ये सबसे सुरक्षित क्षेत्र है। यहाँ की क्यों? क्योंकि यहाँ की अधिकांश नदियां जो निकलती हैं या तो आंतरिक सागरों में गिर करके समाप्त हो जाती हैं और बहुत अधिक यदि गई भी तो कहाँ पर जाती हैं? आर्कटिक महासागर में जाती हैं। और आर्कटिक महासागर पूर्णतः क्या है? बर्फीला क्षेत्र है। इसलिए यह धुरी क्षेत्र क्या है? इस पृथ्वी पर सबसे सुरक्षित क्षेत्र है। 1919 ईस्वी में हमने समय अवधि क्या बताई है? 1919 ईस्वी में
इनकी एक बहुत महत्वपूर्ण किताब प्रकाशित होती है जिसका नाम था लोकतंत्रीय आदर्श एवं यथार्थता। हमने क्या बताया कि बहुत महत्वपूर्ण किताब है लोकतंत्रीय आदर्श एवं यथार्थता। इस किताब में एक बहुत महत्वपूर्ण शब्द का जिक्र करते हैं और वह शब्द क्या था? हार्टलैंड। क्या था? हार्टलैंड, या इसे क्या कहते हैं? हृदय क्षेत्र। क्या कहते हैं? हृदय क्षेत्र। ये कहते हैं कि यह हार्टलैंड ऐसा क्षेत्र है जहां पर जल शक्तियों का प्रवेश संभव नहीं है। जहां पर जल शक्तियों का प्रवेश संभव नहीं है। यह भी बता दें कि जो यह इनकी लोकतांत्रिक आदर्श एवं यथार्थता बुक थी, इसमें जो हार्टलैंड शब्द का प्रयोग किया था, इन्होंने सबसे पहले ये हार्टलैंड शब्द यहीं पर प्रयोग किया है। तो ये क्या कहते हैं कि हार्टलैंड ऐसा सुरक्षित क्षेत्र है जहां पर जल शक्तियों का प्रवेश संभव नहीं है। और कहते हैं कि इस हार्टलैंड के अंतर्गत क्या क्या आता है? कौन कौन से क्षेत्र आते हैं? एशिया माइनर। कौन कौन सा क्षेत्र है? एशिया माइनर। एशिया माइनर के साथ साथ डेन्यूब नदी का निचला क्षेत्र। क्या है? डेन्यूब नदी का निचला क्षेत्र। और डेन्यूब नदी के निचले क्षेत्र के साथ साथ तिब्बत एवं मंगोलिया का क्षेत्र। तिब्बत एवं मंगोलिया का क्षेत्र, ये सारा क्षेत्र किसके अंतर्गत आता है? हार्टलैंड के अंतर्गत आता है या हृदय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। यह ऐसा क्षेत्र है जहां पर जल शक्तियों का प्रवेश संभव नहीं है। इसी किताब में एक बहुत महत्वपूर्ण सामरिक सूत्र देते हैं और वह सामरिक सूत्र क्या था? आइए देखते हैं। ये क्या कहते हैं? जो बहुत प्रसिद्ध हुआ था वो ये क्या कहते हैं कि जो पूर्वी यूरोप पर शासन करता है, यह यूरोप का भाग है, यह भाग यूरोप का है, यह भाग, और इसका ये पूर्वी भाग है, ये भाग। तो ये क्या कहते हैं कि जो पूर्वी यूरोप पर शासन करता है, जो पूर्वी यूरोप पर शासन करता है, वह हृदय क्षेत्र को नियंत्रित करता है। वह हृदय क्षेत्र को नियंत्रित करता है। क्या कहते हैं? जो पूर्वी यूरोप पर शासन करता है वह हृदय क्षेत्र को क्या करेगा? नियंत्रित करेगा। इसके बाद ये क्या कहते हैं कि जो हृदय क्षेत्र पर शासन करता है, क्या कह रहे हैं कि जो हृदय क्षेत्र पर शासन करता है, हृदय क्षेत्र पर शासन करता है, वह विश्वद्वीप को नियंत्रित करेगा। किसको नियंत्रित करेगा? विश्वद्वीप। और इसके बाद फिर ये आगे क्या कहते हैं कि जो विश्वद्वीप पर शासन करता है, जो विश्वद्वीप पर शासन करता है, वह संपूर्ण विश्व पर नियंत्रण, किस पर नियंत्रण करेगा? संपूर्ण विश्व पर नियंत्रण।
अर्थात इनका क्या कहना था कि संपूर्ण विश्व पर नियंत्रण करने के लिए पूर्वी यूरोप पर शासन करना क्या है, पूर्वी यूरोप पर शासन करना आवश्यक है। कहते हैं कि जो पूर्वी यूरोप पर शासन करेगा वह हृदय क्षेत्र को नियंत्रित करेगा। ये हृदय क्षेत्र है और मैं बता चुका हूं कि यह हृदय क्षेत्र सबसे सुरक्षित क्षेत्र है इनके अनुसार, क्योंकि यहां पर जल शक्ति संभव नहीं है। और जो हृदय क्षेत्र को नियंत्रित करने लगा, निश्चित ही वो क्या है, हृदय क्षेत्र पर शासन करेगा, वह विश्वद्वीप को नियंत्रित करेगा। और जो विश्वद्वीप को नियंत्रित किया वह संपूर्ण विश्व पर क्या करेगा, नियंत्रण कर लेगा। ऐसा कुछ मानना है मैकेंडर महोदय का। एक विद्वान थे जिनका नाम था स्पाइक मैन। क्या नाम था, स्पाइक मैन। ये अमेरिका के थे। कहां के थे, अमेरिका के थे। और इन्होंने मैकेंडर महोदय की सबसे अधिक आलोचना की थी। यह भी आपके लिए महत्वपूर्ण है, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि मैकेंडर महोदय की सबसे अधिक आलोचना किसने की थी। तो कौन से विद्वान थे, स्पाइक मैन थे। और ये कहां के थे, अमेरिका के। आइए अब आगे देखते हैं एजे हर्बर्टसन महोदय के संबंध में। अगर एजे हर्बर्टसन महोदय के समय अवधि की बात करें तो 1865 से यानी 1865 से 1915 ईस्वी के मध्य की है। एजे हर्बर्टसन महोदय का पूरा नाम एंड्रयू जॉन हर्बर्टसन था। क्या नाम था, एंड्रयू जॉन हर्बर्टसन। इन्होंने संपूर्ण विश्व को 15 प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया। क्या कहा, संपूर्ण विश्व को 15 प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया या विभाजित करने की कोशिश की। संपूर्ण विश्व को 15 प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया। इसके अलावा कहा जाता था कि इन्होंने प्राकृतिक प्रदेशों का, क्या है, प्राकृतिक प्रदेशों का अत्यधिक गहराई से अध्ययन किया था। अत्यधिक गहराई से अध्ययन किया था। इन्होंने कुछ महत्वपूर्ण किताबें भी लिखी थी, जिसमें बहुत महत्वपूर्ण किताब थी मैन एंड हिज वर्क। इनकी महत्वपूर्ण किताबों में सबसे महत्वपूर्ण किताब क्या थी, मैन एंड हिज वर्क। मैन एंड हिज वर्क। इस किताब में इन्होंने प्राकृतिक प्रदेशों एवं मानव के अंतर संबंधों का अध्ययन किया है। किसका अध्ययन किया है, प्राकृतिक प्रदेशों एवं मानव के अंतर संबंधों का अध्ययन किया है। और किताब का नाम क्या है, मैन एंड हिज वर्क। दूसरी इनकी किताब बहुत महत्वपूर्ण थी, जिसका नाम था प्रमुख प्राकृतिक प्रदेश। क्या नाम था, प्रमुख प्राकृतिक प्रदेश। इस प्रकार हम क्या देखते हैं कि इनका पूरा नाम एंड्रयू जॉन हर्बर्टसन था। संपूर्ण विश्व को यह 15 प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित करते हैं। प्राकृतिक प्रदेशों का इन्होंने बहुत अधिक गहराई से अध्ययन किया था। इनकी महत्वपूर्ण किताबें थी मैन एंड हिज वर्क। और इसके बाद इस किताब के अंदर इन्होंने क्या जिक्र किया था, प्राकृतिक प्रदेशों एवं मानव के अंतर संबंधों का
विश्लेषण किया था या अध्ययन किया था। और इसके बाद इनकी दूसरी प्रमुख किताब हमने क्या बताई, प्रमुख प्राकृतिक प्रदेश। इसके बाद हम आते हैं सर डडले स्टाम्प पर। सर डडले स्टाम्प अगर सर डडले स्टाम्प महोदय की समय अवधि की बात करें तो यह 1988 से 1967 के मध्य थी। सर डडले स्टाम्प महोदय की जो समय अवधि थी ये 1988 से लेकर के 1967 ईस्वी के मध्य थी। इनके विशेष अध्ययन के लिए ब्रिटिश सरकार ने इन्हें सर की उपाधि से नवाजा था। किस उपाधि से? सर की उपाधि से नवाजा था, यानी इन्हें इनके अध्ययन के लिए सर की उपाधि ब्रिटिश सरकार के द्वारा दी गई थी। दूसरी जो बात है, इन्होंने प्रत्येक महाद्वीप के भूगोल पर, हमने क्या बताया कि इन्होंने प्रत्येक महाद्वीप के भूगोल पर विशेष अध्ययन किया है। क्या किया है? विशेष अध्ययन किया। प्रत्येक महाद्वीप के भूगोल पर इन्होंने विशेष अध्ययन किया है और अपने जीवन काल में इन्होंने 30 से भी अधिक किताबें लिखी। 30 से भी अधिक भूगोल के संदर्भ में किताबें लिखी हैं। ठीक है, हमने क्या बताया कि ब्रिटिश सरकार ने इन्हें सर की उपाधि दी थी। इन्होंने प्रत्येक महाद्वीप के भूगोल का विशेष अध्ययन किया है और इन्होंने अपने जीवन काल में 30 से भी अधिक किताबें लिखी थी। और इनकी कुछ महत्वपूर्ण किताबों का जिक्र हम यहां पर कर रहे हैं। जैसे पहली इनकी बहुत महत्वपूर्ण किताब थी, वो क्या थी? संसार का सामान्य भूगोल। क्या नाम था किताब का? संसार का सामान्य भूगोल। संसार का सामान्य भूगोल। इसके अलावा इनकी और जो महत्वपूर्ण किताब थी उसका नाम था व्यवहारिक भूगोल। क्या नाम था? व्यवहारिक भूगोल। अगली महत्वपूर्ण इनकी किताब थी जीवन एवं मृत्यु का भूगोल। क्या था? जीवन एवं मृत्यु का भूगोल। इसके बाद चिकित्सा भूगोल के कुछ पहलू, बहुत महत्वपूर्ण किताब थी। चिकित्सा भूगोल के कुछ महत्वपूर्ण पहलू। और इसके बाद ब्रिटेन की भूमि, उपयोग एवं दुरुपयोग। अगली किताब इनकी क्या थी? ब्रिटेन की भूमि, उपयोग एवं दुरुपयोग। ब्रिटेन की भूमि, उपयोग एवं दुरुपयोग। इसके अलावा इन्होंने भूगोल का शब्दकोश, क्या लिखा था? भूगोल का शब्दकोश। तो इस प्रकार इनकी कुछ महत्वपूर्ण किताबें हम देखते हैं, जिनमें संसार का सामान्य भूगोल, व्यवहारिक भूगोल, जीवन एवं मृत्यु का भूगोल, चिकित्सा भूगोल के कुछ पहलू और ब्रिटेन की भूमि एवं दुरुपयोग तथा भूगोल का शब्दकोश। सर डडले स्टाम्प के बाद हम आगे देखेंगे सोडले एवं हैगर्ट तथा पीएम रॉक्सबी एवं डब्ल्यू वुलरिज का क्या योगदान है, और यह हम अपने अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।